नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। आज हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ खास होने वाला है ग्वालियर में, वो कौन सी गतिविधियां हैं जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी। जी हेमंत, सुन पा रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी हेमंत, आज अगर बात करें तो ग्वालियर में क्या कुछ खास होने वाला है, वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन पर दिन भर आज नजर रहेगी? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ग्वालियर में इस तरह से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई लगातार चल रही है। बदलते मौसम को लेकर और असुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर और बढ़ती बीमारी, जो मौसम का असर असुविधाओं के साथ साथ और सड़कों और नालों के साथ साथ अब बीमारी पे भी पड़ने लगा है। और यही अब कोरोना के भी 158 में से टेस्ट रिपोर्ट में तो 10 पॉजिटिव निकले जीआर मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में, और मंकी पॉक्स का भी और खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि बारिश में जिस तरह का मौसम बदल रहा है, वहाँ पे बुजुर्गों बच्चों की भी हॉस्पिटलों की क्लिनिकों पर लाइन लगी है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो एक चिंताजनक विषय है। हेमंत, अगर बात करें, एक तरफ तो मौसम का खतरा बना हुआ है क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है, वहीं बारिश के बीच एक और खतरा अब जो सामने निकल कर आ रहा है वो है कोविड का, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी कोविड केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, वो कितना सतर्क नजर आ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी, प्रदेश से बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने आई थी। क्या लगता है आपको, इस बार कितना सतर्क नजर आ रहा है स्वास्थ्य अमला? जी मैम, बताना चाहेंगे कि आपको कि प्रशासन द्वारा कोरोना की लगातार रिपोर्टें और जांचें हो रही हैं। लेबोरेटरी में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट करा रहे हैं। कल ही की रिपोर्ट 58 जो रिपोर्ट आई उनमें 10 पॉजिटिव निकले, जो एक चिंताजनक विषय है। और इसके साथ साथ अभी बारिश की समस्या और सुविधाओं में लगे प्रशासन का जोर अभी कोरोना की तरफ ध्यान पूरी तरह से आकर्षित नहीं हुआ है, और इनका ध्यान केंद्रित करने के लिए ये रिपोर्ट इतनी काफी है कि 10 पॉजिटिव निकल आए हैं। बाकी आसपास के प्रदेशों में मंकी पॉक्स के केस भी आ चुके हैं। तो इस तरह हम देखा जाए कि लापरवाही बहुत बड़ा गलत नतीजा सामने आ सकता है। तो जल्द से जल्द प्रशासन को कोई गाइडलाइन जारी करनी होगी और जनता को भी वही एहतियात बरतनी होगी जो उन्होंने कोरोना के समय रखे थे, कि बीमार जब होने के बाद हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ताकि अपने आप को स्वस्थ बना के रखें। और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो जो है बारिश का असर खासा देखा जा रहा है। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर चंबल इलाके में भी तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, वहां पर किस तरह से अलर्ट जारी किया है, किस तरह से वहां पर गाइडलाइन जारी की है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है? ये बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बारिश का स्तर ग्वालियर में लगातार दो चार दिनों से है, लेकिन अभी बारिश उस तरह से तेज नहीं हुई है जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश, जिससे लगातार पूरे दिन 1-2 दिन 24 घंटे 48 घंटे का बरस जाता है, उस समय व्यवस्थाओं का जायजा देखने लायक होगा। लेकिन अभी जिस तरह की कम बारिश में शहर में बिल्कुल सड़कों और पौष और कॉलोनियों में भी सड़कें भरी हुई है, तालाब भरे और नाले भरे हुए हैं। तो इसमें ही प्रशासन उलझा हुआ है और इसी में अभी गाइडलाइन कहाँ से जारी करेगा? जब तक ये समस्या जब नहीं निपटाएगा और इसको जब तक पूर्ति नहीं मिलेगी, तब तक आने वाली गाइडलाइन पर असर बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभी तैयारियां चल रही हैं, त्योहार भी अब नजदीक आ रहे हैं एक के बाद एक। अगर बात करें तो हिंदू मान्यता के अनुसार हिंदू त्योहार भी यहां पर लगातार बने हुए हैं, आने वाले हैं। तो आगामी त्योहारों को लेकर कितना मुस्तैद नजर आ रहा है स्थानीय प्रशासन? ये बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बिल्कुल महाशिवरात्रि का दूसरा सोमवार के दिन हमने पूरे शहर भर में दर्शकों का माफ कीजिएगा, बिल्कुल हमने श्रद्धालुओं का और हमने बिल्कुल लोगों का तांता देखा। हमने सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल चहल पहल रही हर मंदिर में, और हर जगह पे भक्तों का आना जाना रहा, और बिल्कुल एक त्योहार जैसा माहौल रहा। और इसमें प्रशासन की पूरी मुस्तैदी देखी गई। उन्होंने हर मंदिर का सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सभी तो लाइन से जाए, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई असुविधा ना हो। हेमंत, अगर बात करें बचाव दल और रेस्क्यू दल जो है उनको कहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जो नदी नालों के करीबी क्षेत्र में जो घर होते हैं, रहवासी इलाका जो नदियों के पास का होता है, वहां पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारी है? क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, नदी नाले उफान पर है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि तरह की सामने कम करना पड़ता है, क्षेत्र में काम है और बाकी और
मौसम सुहाना होने के बाद जाते हैं और वहाँ पे कई हमने सालों में और दिनों में अपनी दुर्घटनाओं की हमने कई फसल देखे और हमने कई खबरें सुनी थी। प्रशासन लगातार ऐसे स्थलों पर उन्होंने भेज रखी तैयार रखी है। अभी तक कोई भी सूचना घटना इस तरह के सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसके ऊपर अलर्ट रखी नजर रखी जा रही है। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि ग्वालियर प्रशासन में प्लास्टिक की पन्नियों को लेकर बैठ करने की मुहिम चलाई जा रही है। वहाँ पे नगर में आयुक्त किशोर कन्याल के आदेश पे यहाँ की टीमों ने जाके अलग अलग क्षेत्रों में प्लास्टिक की पन्नी के जो जो बनाते हैं उसको जो होलसेल व्यापारी हैं उनको जाके समझाई की और कार्रवाई शहर में 2 जगह जाए 10 किलो प्रति घंटे की और 5 करके उसका बिल्कुल भुगतान वसूला उनसे और उनको हिदायत की 100 माइक्रोन से नीचे की पन्नी को इस्तेमाल ना करें, पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो ये ग्वालियर प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। चलिए हेमंत, हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ अब भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा भी जुड़ गए, उनसे जानेंगे क्या स्थिति नजर आ रही है भोपाल में, क्योंकि भोपाल में अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। जी प्रदीप, आपको बता दूं जी आरुषि, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने लगातार चेतावनियां जो है वो लगातार जारी रखी हैं, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है कि जिस प्रकार से मौसम ने जो करवट ली है उससे कहीं ना कहीं 17 सालों का जो रिकॉर्ड है वो जरूर टूटा है। साथ साथ जो ये दूसरे अमले हैं, चाहे वो नगर निगम का हो, आपदा प्रबंधन का हो, वो अब मुस्तैद नजर जरूर आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से जो काम जो बारिश के पहले होने चाहिए थे, अब वो बारिश के बाद देखे काम जो है वो देखने में नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो आमला जिनको मार्च और मई माफ कीजिएगा अप्रैल और मई के माह में जो शहर के नालों की सफाइयां करनी चाहिए थी वो सफाइयां नहीं की गई, जिसका परिणाम जल भराव की स्थिति में जो है वो जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिससे देखिए दूसरी सबसे बड़ी चीजें जो हैं वो आज राजधानी भोपाल में होंगी। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचेंगे। करगिल में जो लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे। साथ साथ कई बड़े जो कार्यक्रम हैं जो दिन भर आज होने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं इसके बाद 11 बजे के जो शौर्य स्मारक से निकलेंगे। शौर्य स्मारक के बाद जो जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं, चाहे वो पंचायत के हों चाहे पार्षद पद के हों, उनसे मुलाकात करेंगे। देर शाम 4:30 बजे बैठक लेंगे। बैठक के बाद देर शाम 5 बजे जो है वो अन्य विषयों को लेकर बैठक करेंगे। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ईडी जिस प्रकार से सोनिया गांधी को ईडी के पास सुनवाई होनी है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन करेगी। ये तमाम जो आज बड़ी चीजें जो है राजधानी भोपाल में देखने में आएंगी। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के राजधानी के 100 इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली बहाल रहने वाली है। इसको लेकर जो है सिटी की जो रफ्तार है वो किस हद तक थम सकती है और इन इलाकों में कितनी परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजली व्यवस्था जो है वो बहुत ही जरूरी होती है, सुबह से बेसिक नीड में आती है। अगर बिजली सप्लाई बंद होती है तो इससे कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाती है लोगों की। देखिए निश्चित तौर पर आज जो है वो राजधानी भोपाल में 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 5 घंटे जो है विद्युत की सप्लाई जो है वो ठप होने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 132 केवी के 2 टावर जो है वो लगाए जाने हैं, जिससे आम जनता को होने वाली जो लाइट जो विद्युत से संबंधित जो परेशानियों का सामना करता है, वो चाहे लो वोल्टेज की प्रॉब्लम हो या दूसरी जो अदर जो प्रॉब्लम होती है लाइट को लेकर के उसको हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगहों पे जहां पर बिजली की कटौती होगी वहां एक बड़ा तबका जो है वहां रहता है। तकरीबन 100 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस जो विद्युत कटौती की जो तकलीफ है उनको झेलनी पड़ेगी। ऐसे तकरीबन जो क्षेत्र है वहां पर जो एक बड़ी आबादी है, आज कहीं ना कहीं विद्युत सप्लाई के कारण उनके जो दिनचर्या है वो दिक्कत में जरूर आएंगी। साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये जो विद्युत टावर लगाए जाने के चलते जो इसके बाद आज तकलीफ जरूर 5 घंटे की उन लोगों को होगी, लेकिन आने वाले समय में यही 5 घंटे उनको आगे जो है फायदे के मिलेंगे। विद्युत सप्लाई का सही होना, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और साथ साथ बारिश में जो दूसरी दिक्कतें होती है, जो परेशानी आम जनता को होती है, चाहे वो अर्थिंग के रूप में हो, चाहे लो वोल्टेज के कारण हो या बार बार विद्युत जो कटौती हो जाती है विद्युत सप्लाई के दौरान, हमने देखा है कि बारिश के समय में ये चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती है। उसको कहीं ना कहीं फोकस जो है वो किया जा रहा है विद्युत विभाग के द्वारा,
पर इस प्रकार से आज तकरीबन 100 क्षेत्र जो है, 100 इलाके जो है राजधानी के, वहां पर विद्युत कटौती की जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, हमारे साथ बनी रहेगा। हमारे साथ ग्वालियर से हेमंत भी जुड़ रहे हैं, उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अगर बात करते हैं शिक्षण संस्थानों की, तो शिक्षण संस्थान भी खुल चुके हैं और बारिश का अलर्ट जब एक तरफ जारी कर दिया है मौसम विभाग के द्वारा, तो यहाँ पर बच्चों की जो पढ़ाई है वो किस तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है और किस तरह से तैयारी की जा रही है शिक्षण संस्थानों की, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो ना रुके। जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहेंगे कि हम जब से इस सत्र में स्कूल खुले हैं तब से ही हमारे चैनल द्वारा बिल्कुल कवरेज की जा रही है। स्कूलों में जाके प्रधानाध्यापक और पालकों से हमारी बातचीत चली, हमने बराबर खबरें दिखाई। और अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से विद्यालयों को, स्कूलों को, बच्चों को भी गाइडलाइन की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। जिस तरह से पुराने रिकॉर्ड से बिल्कुल साफ साफ देखा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण बुजुर्गों और बच्चों पे सबसे पहले अटैक करता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां और घर में बीमारी का माहौल फैल जाता है। इस तरह से देखा जाए कि जब स्कूल सत्र खुले थे तब इस तरह की गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन तब भी कई स्कूल इसका पालन कर रहे थे। लेकिन इस समय कोरोना और बाकी बीमारी का खतरा है, उसके तहत गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और जो वही का पालन करना चाहिए बच्चों को, जो उस समय जो और सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग इस समय विद्यालय होने चाहिए। बिल्कुल हेमंत, और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ कोविड का खतरा देश में मंडरा रहा है, तो वहीं एक नई बीमारी ने भी चिंता बढ़ा दी है। वो बीमारी है मंकी पॉक्स, क्योंकि बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स का जो खतरा है वो बच्चों को ज्यादा है। तो ऐसे में बच्चों को ये बीमारी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी की है ग्वालियर में, ताकि बच्चे इस गंभीर बीमारी का शिकार ना हो? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन के साथ साथ प्रदेश में 2 दिन पहले आ चुकी थी और अलर्ट जारी कर दिया गया। मंकी पॉक्स दिल्ली में भी कल की डेट में तो पाए गए हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक ये फैलता जाने की जल्द से जल्द संभावना है। इसीलिए यहाँ पे सतर्कता और गाइडलाइन की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि बताया गया, बच्चों में इसके लक्षण पाए जाने की संभावना है, इसलिए क्योंकि कोरोना में भी ये लक्षण था कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है और जिस वजह से वायरस, इसलिए जो बाहर जाते युवा है उनको भी समझाई दी जाती है कि लेकिन आपके घर में बुजुर्गों, बच्चों के घर होगा, इसी बिल्कुल एहतियात बरतें। इसी बच्चों के साथ मंकी पॉक्स का भी खतरा बढ़ जाता है। मंकी पॉक्स के जिस तरह से विशेषज्ञों ने इसके लक्षण बताए हैं, कोरोना से काफी मिलते जुलते हैं। साथ में जो गले में दर्द ऐसा लक्षण है जिससे मंकी पॉक्स की पहचान होती है। इसलिए शहरवासियों को लगातार गाइडलाइन है, लेकिन इसका पालन शहरवासियों ने अभी तक करना शुरू नहीं किया है। बाजारों में देखा जाए, में मॉलों में देखा जाए या पर्यटक स्थल पे देखा जाए, इस तरह का संदेश लगा हुआ है ना ही पालन के निर्देश दिए गए। चलिए हेमंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर रुक कर लेते हैं सीधा भोपाल की ओर, जहां पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा बने हुए हैं। जी प्रदीप, अगर बात करें तो राजधानी में कोविड का जो खतरा है अभी वो गया नहीं है, लेकिन नई बीमारी मंकी पॉक्स का भी खतरा देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को इससे खतरा बताया जा रहा है। इसके लिए जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब कोई नई वेरिएंट या कोई नई बीमारी आती है तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये जानकारी देना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हम इससे बचाव कर पाएंगे। सरकार ने गाइडलाइन क्या जारी की है कोविड के अलावा मंकी पॉक्स की बात करें तो? बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। देखिए, कोरोना के बाद अब जिस प्रकार से मंकी पॉक्स कहीं ना कहीं वापस देश में आ रहा है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, ऐसे तमाम जो बड़े राज्य हैं जहां पर मंकी पॉक्स का खतरा देखने में जरूर आया है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कोई खतरा देखने में नहीं आया, ना ही इसी प्रकार के कोई लक्षण जो है वो राजधानी में देखे जा रहे हैं। न राजधानी के साथ साथ मध्य प्रदेश में कहीं पर इसका असर देखने में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम जो चीजें हैं, जो गाइडलाइंस कोविड के समय में थी, वही गाइडलाइंस जो है वो मंकी पॉक्स को लेकर भी जारी की गई हैं। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनने का उपयोग करने का जो तरीके हैं उसको बात कर रहे हैं। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लगातार अंडर जो डोजेज हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के 12+ के डोजेज हो, चाहे 14+ के डोज हो, चाहे 18+ के डोजेज हो, वो लगातार जो जारी है। प्रिकॉशन डोज भी मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। लगभग 75 दिन जो टारगेट था
वो दिया गया था। देखिए WHO ने हालांकि इसको लेकर के एडवाइजरी जारी जरूर कर दी है कि मंकी पॉक्स का खतरा जो है अब काफी बड़ा हुआ है, लेकिन गनीमत जो इस बात की देखी जा रही है कि मध्य प्रदेश में अभी तक इस प्रकार का कोई भी मामला निकलकर सामने नहीं आया। मुस्तैद है स्वास्थ्य विभाग, लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है कि जो अभी जो नया वेरिएंट जिसको मंकी पॉक्स के रूप में बताया जा रहा है उसको लेकर के जो गाइडलाइंस है, तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई। सभी जिला कलेक्टरों को इसकी जो घोषणा है, जो सूचना है वो कर दी गई, किस प्रकार से मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट रहना है। ये तमाम जो चीजें हैं वो राज्य सरकार ने जारी किए हैं। साथ साथ जो दूसरे जो स्वास्थ्य अमले हैं उनको भी मुस्तैद रहने की जो बात है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए हमारे साथ बने रहेगा प्रदीप, तो यहाँ पर रुक कर लेंगे दंतेवाड़ा का। वहां से हमारे साथ आशु जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे दंतेवाड़ा में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, नदी नाले उफान पर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बारिश का तो कहर यहाँ बिल्कुल है ही, और साथ ही साथ जो है नक्सली समस्या भी जो है यहाँ पे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और अभी आपको मैं बता दूं कि कल बीती रात जो है नक्सली जो है मुठभेड़ हुई थी। एक हम DRG की पार्टी जो है सर्चिंग पे निकली हुई थी दंतेवाड़ा जिला के कटे कल्याण क्षेत्र में। वहां पर जो है रात 12:30 बजे कुछ नक्सलियों ने जो है DRG के जवानों पर फायरिंग भी की, और उसी मुठभेड़ के दौरान जो है एक जो है नक्सली की जो है मौत हो गई है, जिसका जो है शव बरामद हो चुका है। और उस नक्सली की जो है शिनाख्त जो है बुधराम मरकाम के नाम पर हुई है। और मैं आपको बता दूं जो ये बुधराम मरकाम है, इस पर जो है 15 जो है केस भी दर्ज हैं, जैसे कि हत्या और लूट डकैती, इस तरह की काफी उन पर वारदातों पर जो है उन पर मामले जो है यहाँ थानों में दर्ज हैं, कई अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और जो है कटे कल्याण एरिया की जो है ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है हम इस वक्त जो है दंतेवाड़ा थाने में खड़े हैं। यहाँ पर जो है पूरी तैयारी कर दी गई है, और किसी भी वक्त जो है उसका जो माओवादी का शव यहाँ पर लाया जाएगा। और यहाँ पर जो है सारे जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कुछ भी जानकारी। बाकी आपको मैं बता दूं कि लगभग 25 से 26 नक्सली थे जिन्होंने DRG के जवानों पर हमला किया था। कटे कल्याण के पूर्णार क्षेत्र की ये घटना है। यहाँ पर पहाड़ों में जब गश्त के लिए गए थे DRG के जवान, वहां पर जो है इन पर हमला हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर बात करें दंतेवाड़ा की तो काफी संवेदनशील एरिया ये माना जाता है। यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बनी रहती हैं, तो इसको लेकर जो है प्रशासन और CRPF के जवानों ने किस तरह से तैयारी की है, क्योंकि अब जो है स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है, लगातार इस तरह की नक्सली मुठभेड़ होती नजर आती है। तो इसमें ग्रामीणों को भी कहीं ना कहीं खतरा होता है, क्योंकि आसपास के जो रहवासी इलाके होते हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती है, वहां पर जो निवास करते हैं वहां पर उनको बहुत बड़ा खतरा होता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए वहां पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और आए दिन जो है मतलब हर दिन जो है अलग अलग क्षेत्र में सभी जगह जो CRPF के जवान हैं, DRG के जवान हैं, वो गश्त पर जाते रहते हैं। और जो है ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर जो लोगों की सुरक्षा है वो जो है अब आपको देखने को जो पहले के समय के तुलना में अब जो है आपको देखने को मिलेगी। लोग जो है काफी पुलिस प्रशासन पर भरोसा भी दिखा रहे हैं और काफी उनको सुरक्षा मिलती है। और जब जवान हमारे अंदर गश्त करने के लिए जाते हैं तो लोगों का जो उनके प्रति व्यवहार है वो जो है बिल्कुल बदल चुका है। लोग बिल्कुल उन्हें एक अपने सुरक्षा करने वाले सैनिक की नजर से देखते हैं और बिल्कुल जो है वो लोग उनके आने पर सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। और काफी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशु अगर बात करें तो जो रहवासी वहां पर रहते हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है ताकि वो अपना आत्म सुरक्षा कर सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त प्रशासन मौजूद रहे। ऐसे में जरूरी ये है कि वो खुद जो रहते हैं वहां पर रहवासी वो खुद अपनी आत्म सुरक्षा कर सके। जी बिल्कुल, इस पर भी जो है प्रशासन जल्द ही कोई कदम भी उठाएगा। और काफी जो है गोपनीय सैनिक भी जो है प्रशासन के सिर्फ जो सैनिक है उनको छोड़ करके काफी जो हर जगह पे ग्रामीण इलाकों में अंदर में गोपनीय सैनिक भी मौजूद रहते हैं। और काफी जो है इस प्रकार जो है प्रशासन अपने काम को अंजाम दे रहा है।
बिल्कुल आशु, और कहीं ना कहीं अगर बात कर लेते हैं हम कोविड की, तो कोविड केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जो कोरोना के केस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला किस तरह से जागरूक नजर आ रहा है और लोगों को गाइडलाइन क्या जारी की गई है विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, अभी तक तो दंतेवाड़ा जिले में इस प्रकार के कोई भी केस अभी सामने नहीं आए हैं। काफी जो है संतुलित मामला है और स्वास्थ्य विभाग भी काफी बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी जगह जो है जगह जगह टीका शुरू हो गए हैं और काफी अच्छी तरीके से इस चीज पर मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, और बारिश की स्थिति की अगर बात करते हैं आशु, तो वहां पर किस तरह से मौसम विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी की है, वहां पर मौसम की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको जैसा बारिश का स्थिति है यहाँ पर जो दंतेवाड़ा से लगा हुआ जिला है सुकमा है, वहाँ पर जो है काफी जो है बाढ़ का अभी आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो है नदी उफान पर है और जिसकी वजह से काफी जो है घर जो है तहस नहस हो चुके हैं। लेकिन दंतेवाड़ा जिला में इस प्रकार का, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का पानी का रुकाव बिल्कुल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की तो अभी कोई घटना नहीं सामने आई है और ना ही कोई मार्ग बाधित हुआ है। पर छोटी मोटी जो है पुल और उसकी समस्या जो है यहाँ पर बनी रहती है। बाकी मौसम विभाग से भी जो है अलर्ट जारी है और लोग सुरक्षित होकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, और आपातकाल और आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू दल की क्या वहां पर तैयारी है, क्योंकि आपातकाल स्थिति कभी भी बन सकती है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं दंतेवाड़ा में कुछ 11 से 12 पंचायत हैं। बीजापुर क्षेत्र की भी कुछ पंचायत हैं जो बारिश होने की वजह से बिल्कुल जिला मुख्यालय से कट जाता है। इस पर जो है जो रेस्क्यू दल है और जिला प्रशासन ने ही पहले से ही 4-4 महीने जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि एक तरफ तो कोविड केस में भी बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो मौसम बदलने के साथ कई नई बीमारियां भी सामने आती हैं। तो इन बीमारियों से निपटने की क्या तैयारी है, हॉस्पिटल में किस तरह से व्यवस्था है, दवाइयों की अगर बात करें, दवाइयों की हो या बेड्स की हो या ऑक्सीजन की हो, सारी व्यवस्थाएं वहां पर किस स्थिति में है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जैसा कि और बीमारियां हैं, जैसे डेंगू भी यहाँ पर काफी जो है पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग जो है काफी मुस्तैदी से पूरा तैयारी कर चुका है और काम कर रहे हैं। और सभी क्षेत्रों में जो है जितने भी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारी दवाइयाँ जो है वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा रुक कर लेते हैं वशिष्ठ दास महंत की और वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि उनके एरिया में, उनके स्थान पर जहां पर वो अभी मौजूद है, वहां पर किस तरह से तैयारी है और किस तरह से मौसम के नजारे वहां पर नजर आ रहे हैं। जी सुन पा रहे हैं महंत? तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हम नहीं सुन पा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा की ओर। वहां पर हमारे साथ आशु भदौरिया मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति चल रही है मौसम की, क्योंकि मौसम जो है वो कभी भी बदलता रहता है। हालांकि अभी खुशगवार नजर आ रहा है, लेकिन क्या स्थिति वहां पर है, मौसम विभाग क्या कहता है, बारिश के क्या आसार है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मौसम विभाग ने जो है कई जगहों पर जो है रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है दंतेवाड़ा जिला में उतनी ज्यादा बारिश की संभावना अभी नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ दिनों से जो है काफी यहाँ पे बारिश हो रही थी। आज जो है थोड़ा सा मौसम खुला हुआ देखने को मिल पा रहा है, लेकिन अभी तक जो है लगातार जो है बारिश का जो है मौसम बना ही हुआ था और मौसम विभाग की यहाँ पर कोई खास चेतावनी अभी जारी नहीं की गई है। बिल्कुल आशु, और अगर बात करें क्राइम मैनेजमेंट की, तो क्राइम मैनेजमेंट के लिए वहां पर क्या तैयारी है, स्थानीय पुलिस किस तरह से सतर्कता बरत रही है, क्योंकि इस मौसम में जो है क्राइम का भी अलर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो क्राइम रेट को कम करने की क्या वहां पर तैयारी चल रही है स्थानीय प्रशासन की? जी मैं बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर अभी मैं यहीं दंतेवाड़ा थाना में जो है मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाती है और जगह जगह जो है जा करके लोगों को समझाइश भी दी जाती है।
और क्राइम के बारे में जो है यहाँ पर सभी जगह जवान मुस्तैद होते हैं, और साथ ही साथ क्राइम की बात तो है ही, और ट्रैफिक की भी जो यहाँ पर समस्या बनी हुई रहती है, उसके लिए ट्रैफिक की जो समस्या को दूर करने के लिए भी पुलिस प्रशासन अमला लगातार काम कर रहा है, और स्कूलों में जाकर के बच्चों को और सभी जगह वो ट्रैफिक के नियम भी बता रहा है और उनको समझाइश भी दे रहा है। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा रुक कर लेते हैं बालाघाट की ओर। वहां पर हमारे साथ ब्यूरो हेड श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है। बारिश का अलर्ट जारी है पूरे प्रदेश में, बालाघाट में क्या स्थिति है मौसम की? बता दूं, बारिश तो काफी अच्छी हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसी के साथ जो तृतीय चरण का जो मतदान था उसके परिणाम आने के बाद अब यहाँ पे उप सरपंचों का जो चयन प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है, और तृतीय चरण की वह प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अभी हमारे साथ उप सरपंच जो भूतपूर्व सरपंच हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो बताएंगे कि आखिर इस पंचायत में उप सरपंच कितना महत्वपूर्ण होता है। जी, और अगर बात करें ग्राम पंचायत की तो वहां पर व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने के लिए, क्योंकि बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इस मौसम में नई नई बीमारियां जो है वो देखी जाती हैं। खासतौर पे ग्रामीण अंचल की बात करें तो जागरूकता कम देखी जाती है, इस वजह से सही समय पर स्वास्थ्य लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इस ये स्थिति वहां पर ना बने, इसके लिए ग्राम पंचायत की क्या तैयारी है? सरपंच जी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, जैसे कि अपने यहाँ बारिश होती है, बारिश होने में काफी बीमारियां फैलती है, उसके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की जाती है ग्रामीण अंचल? तो ग्राम के हिसाब से यहाँ पे जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आता है वो यहाँ सबको अलर्ट करता है, और वो बोलते हैं कि थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, वो बोलते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम की स्वच्छता बनाए रखे, नाली साफ रखे और कहीं गंदगी ना फैलाए, कूड़ा करकट ना रहे, और इसके लिए वो लोग उनसे अभियान चलाते हैं। वो विभाग से दवाइयाँ भी लाते हैं और दवाइयाँ भी भेज करते हैं। सरपंच साहब, जैसे कि अभी बारिश का समय चल रहा है और इसी बीच में अपनी नई सरकार बनी है पंचायत की, अगर आज बात करें तो सरपंच का यहाँ पे चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस सरपंच की अगर बात करें तो क्या क्या मायने रहते हैं यहाँ पे, कितना मायने रखता है उस सरपंच? देखो, ग्राम की सरकार है और ग्राम की सरकार में सरपंच प्रमुख होता है, उसके साथ साथ उप सरपंच होता है और सभी पंच होते हैं। तो उप सरपंच का एक दायित्व होता है कि कंधा से कंधा मिला के सरपंच का सहयोग करे और ग्राम विकास की बात करें। गांव में चौमे किसी विकास के लिए तो ग्राम सरकार होती है, इसमें सर्वप्रथम सरपंच, उप सरपंच और पंचों का पूरा योगदान रहता है। यदि हम बात करें उप सरपंचों के लिए कितने फॉर्म जमा किए गए? अभी उप सरपंच के लिए यहाँ पे 3 फॉर्म आए। 3 फॉर्म आए। अच्छा, अगर जैसे अभी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की बात करें, यहाँ पे अधिकारी आए हुए, कैसा माहौल है यहाँ पे? अभी यहाँ पे ऐसा है, शांतिपूर्ण माहौल है और यहाँ चुनाव प्रक्रिया वो शांतिपूर्ण से होता है। अच्छा, यानी किसी भी प्रकार का विवाद यहाँ के लिए कोई चीज नहीं होती है। जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे भूतपूर्व सरपंच से, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी शांति तरीके से यहाँ पे निर्वाचन हो जाता है, जबकि यहाँ पे आदिवासी ये जो क्षेत्र है बालाघाट जिले के आसपास का क्षेत्र होता है और यहाँ पे कुछ जगह विवाद की स्थिति होती है, लेकिन ये गांव ऐसा है जहाँ पे बड़े भाईचारे के साथ निर्वाचन कर लिया। बिल्कुल श्याम, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो लगातार तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। जो तटीय क्षेत्र हैं जहां पर रहवासी निवास करते हैं, वहां पर आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है? जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें, अगर आपको बात कर रहे हैं बारिश को लेकर, तो यहाँ पे अभी इतनी बारिश नहीं हुई है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति बन जाए। चलिए, और हमारे साथ वशिष्ठ दास महंत जुड़ गए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं उनकी ओर, उनसे जानेंगे वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है बारिश की, क्योंकि बारिश का अलर्ट जारी है पूरे प्रदेश में। साउंड इसमें आ रहा कनेक्ट है जी, सुन पा रहे हैं वशिष्ठ? साउंड कनेक्ट है। जी वशिष्ठ जी, सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ सभी क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों से ही हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वहां पर गतिविधियां रहने वाली है।
तो और इस खास पेशकश रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।